नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जर्मनी के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है उसके बारे में। 26 सितंबर को यहां पर वोटिंग वगैरह होनी है। तो इस इलेक्शन से बेसिकली क्या होगा कि उनकी जो पार्लियामेंट है वो तो चुनी जाएगी, लेकिन साथ साथ यहां पर जो चांसलर होता है, जैसे हमारे यहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं पूरे देश को, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उसी प्रकार से जर्मनी में आपको चांसलर मिलेंगे। और आपको पता है काफी लंबे समय से जो एंजेला मार्केल हैं वो चांसलर बनी हुई है जर्मनी की। फाइनली जाकर ये हटने वाली हैं और एक नया कोई चांसलर बनेगा जर्मनी में। कौन हो सकता है? एंड जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था जर्मनी के इलेक्शन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। कुछ सिमिलैरिटी आपको हमारे देश के साथ मिलेगा और काफी हद तक चीजें डिफरेंट भी हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं, यूपीएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, काफी कुछ आपको वहां पर कम दाम पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, 26 सितंबर को एक नई पार्लियामेंट चुनी जानी है जर्मनी के अंदर, और इसकी वजह से आगे चलकर क्या होगा कि जो चांसलर हैं वो भी बदले जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से होता है पूरा प्रोसेस। लेकिन एंजेला मार्केल, याद रखिएगा, 16 साल से पावर में बनी हुई हैं, तो फाइनली यहां पर कोई दूसरा चांसलर बनेगा, वो अब रिटायर हो जाएंगी। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि जो वोटिंग हो रही है 26 सितंबर को, उसके माध्यम से कुछ ही घंटों के अंदर यह पता चल जाएगा कि जो पार्लियामेंट है उसमें कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में आई है। जैसे हमारे देश में अलग अलग पार्टीज हैं, तो किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है वो तो काफी जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन जो चांसलर बनेगा उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो चांसलर है वो पार्लियामेंट के माध्यम से ही चुने जाते हैं। मैं आपको आगे सब कुछ क्लियर करता हूं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीज देख लेते हैं कि जर्मनी के अंदर कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं। तो यहां पर आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। और एक और चीज है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो भी आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा का 25 ईयर्स है मिनिमम एज, वहां पर अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो भी आप इलेक्शन लड़ सकते हो। जर्मनी के अंदर वहां की पॉपुलेशन करीब 83 मिलियन, मतलब 8.3 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं, जिसमें से 6 करोड़ के आसपास लोग जो एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए। और ये आपका संडे को वोटिंग होना है, सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक, और मंडे मॉर्निंग तक मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि जितने भी वोट्स हैं वो काउंट हो जाएंगे। तो मंडे मॉर्निंग तक जो पूरा पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि ये वोटिंग किसके लिए हो रही है। तो देखो यहां पर जो वोटिंग है वो आपका लोअर हाउस के लिए हो रहा है। जैसे कि आपको पता है हमारे देश में राज्यसभा है और लोकसभा है, तो जो सरकार चुनी जाती है एक प्रकार से, वो लोअर हाउस में कितनी संख्या है उसके हिसाब से देखते हैं हम, राइट। तो वहां पर जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है बुंडेसटैग। बुंडेसटैग वहां का लोअर हाउस कहा जाता है। जैसे हमारे यहां पर लोकसभा कहते हैं, वहां पर बुंडेसटैग। तो बुंडेसटैग ही क्या होता है कि वो चांसलर चुनता है। जैसे हमारे यहां पर लोकसभा के अंदर जितनी संख्या है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी आती है या फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, वही डिसाइड करती है। सेम उसी प्रकार से वहां पर भी जो चांसलर है, वो जो सरकार बनेगी वो अपने पार्टी के अंदर से एक चांसलर को चुनेगा। और ये जो बुंडेसटैग है ये 4 साल का टर्म होता है, हमारे यहां पर 5 साल का होता है लोकसभा का, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। वहां की जो लोअर हाउस है बुंडेसटैग, उसके जो सीट्स है ना वो बदलते रहते हैं। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है, ये बदलता रहता है। जैसे हमारे यहां पर तो फिक्स्ड हो गया कि करीब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहीं से उतने लोग चुनकर आएंगे, सिंपल है। लेकिन वहां पर जो सीट्स हैं वो बदलते रहते हैं। कैसे? अगर जो 26 सितंबर को वोटिंग होनी है और जो वोटर है वो जब वोट करने जाएगा तो उसको 2 वोट मिलेंगे। एक वोट वो होगा जो उसका लोकल कैंडिडेट है। जैसे हमारे यहां पर नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आपका लोकली आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा कैंडिडेट खड़ा होता है, तो उस कैंडिडेट को आप लोकसभा भेज देते हैं, राइट, सिंपल है। वहां पर भी एक तो ये तो होगा ही कि उनके लोकली जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसके लिए वो लोग वोट करेंगे, और दूसरा वोट वो करेंगे पार्टी को। आप समझ रहे हैं? हमारे यहां पर तो क्या होता है कि आपको एक ही वोट मिलता है, आप एक वोट करते हो, और जिस भी पर्सन को वोट कर रहे हो सकता है वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, आप पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो सकता है, राइट। वहां पर क्या होता है, एक वोट ऐसा मिलेगा कि एक कैंडिडेट को चुना जाएगा। अब वो कैंडिडेट हो सकता है किसी पार्टी का ही हो, जाहिर सी बात है, वो भी तो कैंडिडेट किसी ना किसी पार्टी का तो होगा ही, हो सकता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, जो भी हो। लेकिन एक कैंडिडेट चुनना है और दूसरा उनको पार्टी को चुनना है। यहां पर आप देखिए, आप बैलेट जो आपका मशीन होता है, एक तरफ कैंडिडेट को चुनना होता है, कैंडिडेट ए बी सी, आप कोई भी चुन लो। फिर दूसरी तरफ एक और वोट होता है जहां पर पार्टी ए बी सी डी, आप किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को चुनते हो। तो वहां पर टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी संख्या है 299। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कैंडिडेट हैं सबसे पहले तो 299 कैंडिडेट चुनकर जाएंगे, और सेम उसी प्रकार से जो पार्टी आप चुनते हो उसी प्रकार से यहां पर 299 पार्टी से भी अलग से कैंडिडेट जाते हैं।
तो टोटल मिलाकर कितने हो गए बुंडेस्टैग में? हो गए 598 सीट्स। 299 ये तो कैंडिडेट हो गए और 299 और चुनते हैं जो पार्टी का लिस्ट होता है। हर एक पार्टी क्या करेगी, एक लिस्ट बना लेगी कि पार्टी ए से यहां पर 299 पर्सन का एक अलग से लिस्ट होगा, पार्टी बी का अलग से 299 पर्सन का लिस्ट होगा, मतलब या फिर तो जितना वो इलेक्ट करना चाहते हैं, जितना वो करना चाहते हैं वो इस हिसाब से। और इसी प्रकार से उन्हीं पार्टी का हो सकता है दूसरी तरफ यहां पर अलग अलग कैंडिडेट भी खड़े हों। आ रहा है समझ में? तो दोनों मिक्स भी हो सकता है, लेकिन टोटल जो चुने जाएंगे आप देख पाएंगे यहां पर मिनिमम संख्या तो 598 होगी ही होगी, उतने तो मेंबर होंगे ही वहां के बुंडेस्टैग में। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। एक तो मैंने आपको बताया जो कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जा रहा है, राइट, ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जैसे सेम हमारे यहां पर देश में होता है कि 10 कैंडिडेट हैं यहां पर खड़े हुए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो आपका पार्लियामेंट में चला जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर 10 कैंडिडेट हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो चला जाएगा। फिर मैंने जो आपको बताया था, तो दूसरा वोट होता है वो पार्टी को दिया जाता है। आप एक पर्टिकुलर पार्टी को देते हो, उस केस में वो वोट बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से सपोज पार्टी ए को यहां पर 10% वोट मिला, ठीक है, तो 10% वोट मिला, इसका मतलब यह हुआ कि जो 299 सीट्स हैं पार्टी लिस्ट के अंदर उसका 10%, मतलब आप 30 कह सकते हो, 30 जो है वो आपका उस पार्टी ए से आपका बुंडेस्टैग में और ऐड हो जाएंगे। तो ये जो परसेंटेज है ना, किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट मिल रहा है वो डिसाइड करता है कि और कितने कैंडिडेट बुंडेस्टैग में भेजे जाएंगे। लेकिन यहां पर एक मिनिमम क्राइटेरिया है, हर पार्टी को एटलीस्ट 5% तो वोट मिलना चाहिए, मतलब पूरे जर्मनी के अंदर उनको एटलीस्ट 5% तो वोट मिलना चाहिए, ताकि जितना भी शेयर मिला है उनका वोट का उसके हिसाब से उनको भेजा जाए बुंडेस्टैग में, ठीक है। और या फिर एक और क्राइटेरिया हो सकता है कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होना चाहिए। ये जो पहला वाला हुआ था ना, जो डायरेक्टली इलेक्टेड थे ये आपके कैंडिडेट वाले, इसमें से एटलीस्ट 3 होंगे, तब भी उनको जितना परसेंटेज शेयर मिला है उस हिसाब से वो अपना बुंडेस्टैग में भेज सकते हैं। तो इस तरह से पूरा वर्क करता है। लेकिन होता क्या है, कई बार इसका यहां पर जो सिस्टम है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली क्या होगा कि कई बार पार्टी ए है, मान लो पार्टी ए का मान के चलो, तो पार्टी ए एक तरफ कैंडिडेट को खड़ा करती है, कैंडिडेट ए बी सी, और दूसरी तरफ क्या होता है, पार्टी एक लिस्ट निकाल दे देती है, ठीक है। तो जितना परसेंटेज वोट मिला उस हिसाब से उसमें उस लिस्ट में से लोग बुंडेस्टैग में भेजे जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं पार्टी ए के, उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, और जो आपका ये जो शेयर है ना, पार्टी को जो टोटल शेयर मिला है दूसरी तरफ, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक प्रकार से क्या होता है, उस पार्टी को एक्स्ट्रा सीट्स दिया जाता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। बेसिकली क्या होता है कि यहां पर अगर उनको सपोज डायरेक्टली इलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या 50 भेजी गई, ठीक है, लेकिन जितना उनको शेयर मिला यहां पर उसके हिसाब से वो 40 सीट्स ही वहां पर भेजे हैं बुंडेस्टैग में। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, 10 और सीट उनको दे दिया जाता है, तो टोटल मिलाकर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो टोटल संख्या है बुंडेस्टैग में, वहां की लोअर हाउस में, वो आपका बढ़ता जाता है, और सभी पार्टीज को उसी प्रपोर्शन के हिसाब से यहां पर दिया जाता है। अब प्रेजेंट में देखो क्या है, प्रेजेंट में जो सरकार है, वहां पर जो बुंडेस्टैग है लोअर हाउस, उसमें टोटल मेंबर्स उनके 709 है। वैसे होने कितने चाहिए मिनिमम, ये होना चाहिए था 598, लेकिन है कितना 709, और इसीलिए ऊपर नीचे ये होता रहता है, डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज वोट मिला, किस पार्टी को मिला। सेम उसी प्रकार से यहां पर भी डिसाइड किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चीजें वर्क कैसे करती हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि मेन पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर कितनी। देखो वैसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे हमारे देश में इतने सारे हैं, राइट, सेम उसी प्रकार से जर्मनी में भी करीब 47 पार्टीज आपको देखने को मिलेंगे। अब 47 में ऐसा नहीं है कि सबको वोट मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 5% का वोट होना चाहिए, तो सबको नहीं मिलता है वहां पर। बेसिकली अगर आप देखो तो 6 मेन पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी। ये 6 कौन कौन सी हैं, जैसा कि एंजेला मार्केल वाली जो पार्टी है, सेंटर राइट कहा जाता है, सेंटर से थोड़ा राइटवर्ड की तरफ आप कह सकते हो, CDU, ठीक है, बवेरियन सिस्टर पार्टी हो गई। उसी प्रकार से एक और है यहां पर जो फार राइट ऑल्टरनेटिव है, जिसको AFD कहा जाता है, फार राइट ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में अभी आके बताऊंगा। लेकिन ये 6 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके बीच में कंपटीशन है, आप कह सकते हैं। तो अब यहां पर ये तो हमने समझ लिया लोअर हाउस में कैसे भेजे जाते हैं। अब जो चांसलर है वो कैसे बनता है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये वैसे ही है जैसे हमारे यहां पर प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, राइट। या तो अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी मिल गया, मतलब मान के चलो 600 लोग चुन के गए वहां पर बुंडेस्टैग में, ठीक है, तो 600 का यहां पर मेजॉरिटी कितना हुआ 301,
तो किसी पार्टी को अगर 301 सीट्स मिला है तो उस पार्टी का जो लीडर होगा, जो रनिंग कैंडिडेट होगा चांसलर के लिए, वो आराम से चुनकर जाया जा सकता है। लेकिन जर्मनी में यूजुअली अगर आप देखोगे ना, कभी किसी को ऐसे पूरा वोट नहीं मिलता है, पूरा मेजॉरिटी नहीं मिलता है। जैसे कि अभी भी आप देखो यहां पर 709 मेंबर्स का है, तो जो एंजेला मार्केल की पार्टी है सीडीओ, आप देखो उनके पास जस्ट 200 सीट है, लेकिन ये कोएलिशन गवर्नमेंट है पूरी जो चल रही है। तो जर्मनी में यूजुअली आपको ऐसे ही कोएलिशन गवर्नमेंट मिलेगा और फिर कोएलिशन डिसाइड करता है कि कौन सा कैंडिडेट चांसलर हो सकता है। अभी के लिए करीब यहां पर आप देख पाएंगे कुछ जो चांसलर के लिए कैंडिडेट किए गए हैं 3 कैंडिडेट, वो आप यहां पर देख सकते हो 3 पार्टी से। यूजुअली ये होता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिला है उसी को एडवांटेज होता है, लेकिन अगर उसके खिलाफ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ गए तो वो अपोजिशन में भी जा सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज तय है, जो ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ये वाली जो पार्टी है ना, एएफडी मैंने आपको बताया, ये फार राइट ऑल्टरनेटिव पार्टी है वहां पर जर्मनी में, वो चुनकर नहीं जाएगी क्योंकि उसके खिलाफ बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो सेम जो पॉलिटिक्स वगैरह होता है वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये कब तक प्रोसेस चलेगा। देखो ये कई बार हफ्ते लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि कोएलिशन बन पा रहा है कि नहीं। यहां पर अगर कोएलिशन बन गया तो फाइनली जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं उस कैंडिडेट को, और फिर जो बुंडेसटैग है वो वोट करता है कि कौन सा यहां पर उनका चांसलर होगा। और ऑब्वियस सी बात है, एक बार आपने कोएलिशन बना लिया तो लोअर हाउस में लोग उसी को वोट करेंगे, मेजॉरिटी उसको मिल जाएगी और वो चांसलर बन जाता है, और 4 साल की ये पूरी सरकार चलती है। ये प्रोसेस है, देखते हैं 26 सितंबर को क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पूरा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ना, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, अगेन यहां पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है ना, पार्लियामेंट, एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री होता है, तो यहां पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।